नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और अपनी टीजीटी आर्ट की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। व्यस्त इसलिए होंगे मित्रों क्योंकि इसकी परीक्षा की डेट आ चुकी है। आप जानते हैं 14 और 15 मई को फाइनली आपका पेपर लग चुका है। तो अब आपको ईमानदारी से ज़्यादा मेहनत कर लेना है, ज़्यादा अभ्यास कर लेना है। आज की इस क्लास में भी हम अभ्यास ही कराएंगे। अभ्यास में एक साथ हम सभी गुफाओं को भी करेंगे और सभी गुफाओं के साथ साथ मित्रों कुछ और डाटा देखा जाए। लगभग 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी देखने का प्रयास करेंगे। उसमें आपका स्कोर क्या रहता है ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो सभी गुफाओं का एक तो चैप्टर टेस्ट हो जाने वाला है, समझ लो एकदम कंप्लीट सुपर फास्ट डिवीजन हो जाने वाला है। उसके साथ 100 एमसीक्यूज भी साथ में देखने को मिल जाने वाला है। थोड़ा सा बेहतरीन क्लास होने वाला है। आज है 7 मार्च और 7 मार्च को हम लोग फाइनली ये क्लास करने वाले हैं। हमें उम्मीद है आप लोग बिल्कुल पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, क्योंकि मित्रों पेन पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ नया मिलेगा नोट डाउन करेंगे, कुछ पुराना मिलेगा रिवीजन हो जाएगा। तो पेन पेपर सदैव साथ रखिएगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं तैयारी कर रहे हैं मित्रों। और तैयारी का मतलब ही होता है जो ना तैयार हो उसे कुछ तैयार कर लेना, बस वही तैयारी है। तो छोटी सी बात के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो आइए वक्त का इंतजार ना करते हुए वक्त के साथ उठना बैठना सीखें और फाइनली अपनी तैयारी को धार दें। चलते हैं। जोगीमारा गुफा। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है मित्रों। आपसे पूछा जाएगा कौन सा जिला? सरगुजा जिला। राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत लग जाया करता था, अब छत्तीसगढ़ लगाना। जोगीमारा गुफा की नाप क्या है मित्रों? तो 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचाई है इसकी। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्तीय चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारत की सबसे पुरानी भित्तीय रचना जो प्राप्त होती है वो 300 ईसा पूर्व से मिलती है और ये जोगीमारा से ही मिल जाती है, इसी जोगीमारा से जो सरगुजा रियासत में है। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं? तो कुल चित्रों की अगर संख्या पूछी जाए मित्रों तो 7 चित्र मिलते हैं। जोगीमारा के भित्तीय चित्र का विषय किस धर्म से संबंधित है? जब विषय की बात आएगी तो आपको जोगीमारा का विषय जैन धर्म के साथ लगाना है, बौद्ध मत लगाना। बौद्ध में अजंता आएगी मित्रों, जोगीमारा जैन धर्म से है। जोगीमारा गुफा के चित्रों बने हैं मित्रों, किस पे बने हैं? तो छतों पर दिखाई देते हैं, छतों पर बने हुए बताए जाते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं मित्रों? तो अनुपातहीन है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतना बाई इतना में रहेगा ही रहेगा, तो अनुपातहीन है। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है मित्रों? अब रंग आपको बताना है। तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पे ज्यादा रचना मिली है। आप जानते हैं भित्तीय रचना ज्यादा हुई है, तो भित्तीय रचना की बात करना। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो रंग की अगर बात करते हैं तो लाल और सफेद यानी गेरुआ और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं? अगर चित्रों की आप बात करेंगे मूलतः तो ये लाल रंग में बने हुए बताए जाते हैं। बैकग्राउंड कैसा है? तो आपको कहना पड़ेगा सफेद है। कहाँ पर बने हैं चित्र? तो अभी आपने देखा कि छत पर बने हैं। जोगीमारा की बगल की गुफा का क्या नाम है? तो मित्रों सीता वेगड़ा या सीता गोंगड़ा या सीता लांगड़ा कहा जाता है। तो वो गुफा आपके बगल में पाई जाती है। सीता वेगड़ा क्या है या सीता बोगरा क्या है मित्रों? तो एक नाट्यशाला है यानी थिएटर है, रंगमंच होता था यहाँ पे। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? अगर आकृति आप देखेंगे तो बौनी आकृति है, लेकिन आप देखना कि अनुपातहीन है, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई में है, अनुपातहीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा की भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो मित्रों जोगीमारा की भित्ति चित्रों का जो निर्माण किया वो किसने किया है? देवदासी सुतनुक के द्वारा किया गया है। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान से कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो नर्मदा नदी के घाटी में ये उद्गम होता है, वहीं पर स्थित बताई जाती है। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो ये वरुण देवता का मंदिर बताया जाता है। और आगे बढ़ेंगे। किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का फाइनली प्रभाव हमें इस गुफा में देखने को मिल जाता है। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं मित्रों? तो ये 3री शताब्दी के बताए जाते हैं। कौन सी शताब्दी के? 3री शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? तो यहाँ के चित्रों की जो रचना शैली है मित्रों ये भरहूत और सांची की मूर्तिकला से फाइनली मिलती जुलती बताई जाती है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया था? तो 1914 में असित कुमार हालधार और क्षमेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है, इसके चित्रों को देखा गया है। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड तो आप वैदिक काल लगाना मित्रों। और जोगीमारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं मित्रों? तो बेगड़ा कहते हैं। जोगीमारा के रहने वाले लोग जो है वो बंगला को क्या कहते हैं? बेगड़ा कह देते हैं, बेगड़ा।
इसीलिए सीता बेगड़ा, सीता लांगड़ा ये सब नाम वहाँ चलता है। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा है मित्रों? तो आप जानते हैं जोगीमारा जो बनी हुई गुफा है वो प्रकृति से निर्मित गुफा है, इसलिए गुफा का जब प्रकार पूछा जाए तो प्राकृतिक गुफा लगाना कि प्राकृतिक गुफा है। आगे बढ़ें, जोगीमारा के विभिन्न खंडों में प्राप्त चित्रों की हम बात कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा था कि टोटल 7 चित्र मिलते हैं, 7 खंडों में मिलते हैं। प्रथम खंड में क्या मिलता है मित्रों? कुछ मानव आकृतियां हैं, इसी में हाथी और मछली भी बना हुआ है। द्वितीय खंड में क्या है? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। तृतीय खंड में क्या है मित्रों? एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित किया गया है। ये तीसरे खंड में जोगीमारा में हमें देखने को मिल जाता है। चतुर्थ खंड की अगर बात करते हैं तो मानवाकृतियां और पक्षी बने हुए हैं, जिसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच भी बनाई गई है, ऐसा दर्शाया गया है। पांचवें खंड में क्या मिला है? एक नृत्यांगना गायन और उसके साथ नर्तक के झुंडों में या झुंड के घेरे में बैठी हुई है, ऐसा बताया गया। एक नृत्यांगना है जो नर्तकों के झुंड में बैठी हुई है, ऐसा आपके 5वें खंड में जोगीमारा में देखने को मिलता है। छठवें खंड में क्या है मित्रों जोगीमारा में? तो जोगीमारा के छठवें खंड में जो आपको देखने को मिलेगा वो प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन देखने को मिल जाता है। अब आप कहोगे चैत्य की बात हो रही है, चैत्य तो आपके किस में आते हैं? बौद्ध धर्म में आते हैं। भाई कुछ जगह रचनाएं हो जाती हैं, लेकिन फाइनली जो मूल रूप से इस गुफा का साक्ष्य मिलता है वो जैन धर्म के साथ मिलता है, ये बौद्ध के साथ नहीं है। तो चैत्यों का अंकन रथों के साथ दिखाई दे जाता है, ऐसा बताया गया है। और 7वें खंड में क्या है? छठवें के समान ही रथों का अंकन देखने को मिलता है 7वें खंड में भी। तो ये आपकी जोगीमारा की कुछ बातें थी, हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा के बारे में देखा जाए। बाघ की अगर बात करते हैं, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। धार जिला में मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा वर्तमान में किस पर्वत को काट करके बनाई गई है? तो विंध्याचल की जो पर्वत है मित्रों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को काट करके फाइनली आपको बनाया गया बाघ गुफा को। बाघ गुफा का समय काल क्या है? तो 626 से लेकर के 628 ईस्वी के मध्य का टाइम पीरियड बताया जाता है बाघ गुफा के लिए। बाघ गुफा पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है मित्रों? तो बाघनी या फिर बाघमती नदी के किनारे आपकी बाघ गुफा पाई जाती है। बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है मित्रों? तो कलयन या फिर कलायन इसका पुराना नाम हो जाता है, बाघ गुफा का याद रखना है। और बाघ गुफा की खोज किसने की? तो 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा बाघ को खोजा जाता है। किसके द्वारा खोजा जाता है? डेजरफील्ड के द्वारा खोजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सन 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने चित्रों की प्रतिलिपियां और स्केच तैयार किए मित्रों? तो मुकुलचंद डे के द्वारा तैयार किया गया है, यह बात भी आपको याद रखना है। और 1921 में किस चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो मित्रों 1921 की अगर बात आती है तो असित कुमार हालधार और नंदलाल बसु का नाम आप जरूर लगाइएगा। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ये लोग तैयार करते हैं। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? जब धर्म पूछा जाए तो बाघ के लिए आपको बौद्ध धर्म लगाना पड़ेगा। और अभी आपने जोगीमारा पढ़ा था, तो जोगीमारा में मित्रों क्या लगाया था आपने? जोगीमारा जैन धर्म के लिए लगाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है मित्रों? तो बाघ गुफा कौन से राजवंश के अंतर्गत बनी? गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनती है। बाघ में कुल कितने गुहा मंदिर हैं? तो टोटल गुहा मंदिरों की संख्या 9 है। ये सभी कैसी गुफाएं हैं? सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफाएं मतलब जहाँ वो लोग आए आराम करें, तो इसे संघाराम भी कहा जाता है। तो संघाराम किसको कहा जाता है? बिहार गुफा को संघाराम भी कहा जाता है। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की जो पहली गुफा है इसको ग्रह गुफा, महाहस्पति गुफा या फिर मठाधिकारी का निवास स्थान भी इसी को कहा जाता है, पहली गुफा को। 5 गुफाओं का नामकरण है, जिसमें पहली गुफा ग्रह गुफा के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। बाघ की दूसरी गुफा का नाम क्या है मित्रों? तो बाघ की जो दूसरी गुफा होती है इसे गोसाई गुफा या फिर पंच पांडव की गुफा कह देते हैं। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? तो हाथी खाना होता है। चौथी गुफा कौन सी है? रंगमहल हो जाती है। और बाकी 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला इसे कहा जाता है। तो बाघ की 5वीं गुफा कौन सी है? व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला के नाम से आप लगा लेना। बाघ की 6वीं गुफा का नाम क्या है मित्रों? तो शिक्षकों का निवास स्थान बता रहा है कि बाघ की 6वीं गुफा का नाम हम दे रहे हैं शिक्षकों का निवास स्थल। बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो चौथी गुफा में आपको मैक्सिमम चित्र देखने को मिल जाएंगे। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये हल्लीसक नृत्य के लिए जो है फेमस हो जाती है आपकी चौथी गुफा, जहाँ मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अब एक दृश्य देख लो, हल्लीसक नृत्य वाला दृश्य है, ये आप देख सकते हो अच्छे से। कुछ महिलाएं हैं, नृत्य कर रही हैं, ऐसा इन्हें दर्शाया गया है। बाघ में देखने को मिलता है, 4 नंबर गुफा में देखने को मिलता है। अब और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है बाघ की कौन सी गुफा
पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। तो 7, 8 और 9 जो है पूर्ण रूप में ध्वस्त हो चुकी है, खत्म है। कबूतर को जोड़ा किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो बाघ गुफा में ही आपको कबूतर का जोड़ा देखने को मिल जाएगा। कबूतर का जोड़ा कौन से रंग से बनाया गया? तो नीले रंग से बनाया गया। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र मिलते हैं मित्रों? तो चौथी गुफा में केवल और केवल चित्र ही दिखाई देते हैं। शिबुधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो शिबुधु का जो ताम्रपत्र है मित्रों, वो आपके बाघ के दूसरी गुफा से मिला है, बाघ के सेकंड नंबर गुफा से देखने को मिल जाता है। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में जो गुफा मिलती है उसकी प्रतिलिपियां हमें बाघ गुफा के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं गुजरी महल संग्रहालय में देखने को मिल जाती है। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन मैक्सिमम हुआ है, सर्वाधिक हुआ है? तो केले का वृक्ष का अंकन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। मुर्गी तथा तूजे का चित्र मिलता है, तो मुर्गी तथा तूजे का जो चित्र मिलता है ये बाघ गुफा में ही देखने को मिल जाता है। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित बताई जाती है। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिलता है मित्रों? तो बाघ की कौन सी गुफा में का अक्षर मिलेगा? चौथी गुफा में का अक्षर का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या होता है? तो का अक्षर की लिपि के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो चौथी 5वीं सदी बताया जाएगा कि बाघ का निर्माण काल है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है शिबुधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या है मित्रों? तो शिबुधु के ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 6वीं शताब्दी बताया जाता है, जबकि का अक्षर की लिपि के अकॉर्डिंग चलोगे तो चौथी 5वीं शताब्दी मिलता है। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा के पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? तो 1951 में लिया है। सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ? तो मैक्सिमम उल्लासमय जीवन जो है वो फाइनली आपके बाघ गुफा में ही चित्रित हुआ है, ये बात याद रखना। और आगे बढ़ा जाए तो बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? बाघ गुफा से अजंता की जो दूरी बताई जाती है वो 240 किलोमीटर के आसपास बता दी जाती है। अजंता आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, याद रखना। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ मित्रों? तो पहली गुफा का निर्माण हुआ है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? तो शोकमग्न नारी और दासी की जो आकृतियां हैं यह बाघ की कौन सी गुफा में है? चौथी गुफा में बताई जाती हैं, चौथी गुफा में देखने को मिलती हैं। आगे, प्राकृतिक चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा चित्रों से मिलता है मित्रों? तो अजंता और बाघ में ही देखने को मिलता है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है मित्रों? तो कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ की कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो ये बाघ वाली गुफा मैक्सिमम बताई जाती है, बढ़िया बताई जाती है, श्रेष्ठ बताई जाती है। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ था? तो सफाई का कार्य 1929 से पुरातत्व विभाग करता है। पुरातत्व विभाग इसे कब अपने अंडर में लेता है? तो आप अभी देखे थे कि 1951 में पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में बाघ को ले लेता है। महाराजा शिबुधु ने कौन सा गांव दान में दिया था मित्रों? तो वो है दासिलकापल्ली गांव। दासिलकापल्ली गांव को महाराजा शिबुधु ने दान में दे दिया था। तो ये सब कुछ जानकारियां थी जो बाघ गुफा से संबंधित थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बादामी गुफा के बारे में पढ़ेंगे। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो बादामी गुफा कर्नाटका के आईहोल नामक स्थान पे पाई जाती है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी या फिर वात्यातपुरम होता है। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनती है मित्रों? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के टाइम पीरियड पे बनती है। और आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 4 गुफाएं पाई जाती हैं, 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित और 1 आपका जैन धर्म से संबंधित गुफा मिलता है। बादामी गुफा की खोज किसने की थी? स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा की गई। बादामी गुफा के चित्रों में स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया इसे? तो ये शिव विवाह से संबंधित पूरे दृश्यों को देख लिया स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित बताई जाती है मित्रों? तो शैव धर्म से जोड़ करके इसे देखा गया है। और आगे बढ़ते हैं तो मंगलेश के शासनकाल का लेख जो है वो कहाँ से प्राप्त है? तो बादामी गुफा में चौथी गुफा जो आपकी है वहीं से आपके मंगलेश के शासनकाल का लेख मिल जाता है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग कहाँ चित्रित है मित्रों? तो बादामी गुफा में ही देखने को मिलते हैं। बादामी की प्राकृतियां कैसी तैयार की गई? तो जेएल अहिवासी के द्वारा इसकी प्रतिकृति तैयार की गई है। और बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं मित्रों? तो बादामी के 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, पहली और दूसरी में। बादामी गुफा में मैक्सिमम यानी सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो भगवान शिव के ही बताए जाते हैं। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है मित्रों? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी में फाइनली आपकी बादामी पाई जाती है। आगे बढ़ा जाए। शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त होता है? शिव के तांडव का चित्र जो है वो बादामी की कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? तो ये पहली गुफा से देखने को मिल जाता है। दूसरी गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो नृत्य के लिए जानी जाती है। किसके लिए? नृत्य के लिए जानी जाती है। श्री काल खांडलावाला ने 1938 में किस पुस्तक में बादामी की एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था मित्रों? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में जो है इन्होंने चित्र छापा, मुंबई में छापा।
आगे बढ़ते हैं, बादामी की चौथी गुफा के छत पे कुछ प्राप्त दृश्य हैं आपको देखने को मिलेगा। चौथा दृश्य क्या है, पहला दृश्य क्या है, जैसे पहला दृश्य आप देखोगे शिव विवाह पे आधारित है। दूसरा दृश्य एक राजमहल में कच्छ का दृश्य है मित्रों, इसमें एक राजसी युगल का अंकन दर्शाया गया, राजा रानी बैठे दर्शाए गए। तीसरा दृश्य की अगर बात करते हैं, युगल विद्याधर बादलों के उड़ते बनाए गए हैं और विद्याधर और विद्याधरी अपने हाथ में एक दूसरे के गले में डाले हुए हैं, उनके सिर पर एक मुकुट भी बताया गया है, ऐसा तीसरा दृश्य हो जाता है। और चौथा दृश्य क्या है मित्रों आपके बादामी में, तो चौथा दृश्य जो मिलता है वो पूछा जाता है, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं, विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हुए हैं जबकि विद्याधारी के कान में कुंडल नहीं है, विद्याधारी वीणा बजा रहा है, ऐसा बताया गया है कि चौथे दृश्य में बादामी में देखने को मिल जाता है। आगे शिल्प सज्जा चित्रकारी और वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ बताई जाती है मित्रों, तो शिल्प सज्जा चित्रकारी और वास्तुकला के लिए चौथी गुफा आप सबसे श्रेष्ठ बताना, किसमें, बादामी में। बादामी की चौथी गुफा किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है मित्रों, तो बादामी की चौथी गुफा में जो भगवान मिलते हैं वो भगवान विष्णु मिलते हैं, जबकि आप जब पहली देखोगे तो वहां शिव विवाह से संबंधित दृश्य देखने को मिल जाता है। तो वात्यात्पूर्व आपने पढ़ा यानी बादामी आपने पढ़ लिया है। अब सिगरिया की तरफ बढ़ते हैं, सिगरिया का भी दृश्य देखने का प्रयास करते हैं, सिगरिया को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है मित्रों, श्रीलंका में पाई जाती है। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है, सिंहगिरी है मित्रों। सिगरिया का रचना काल क्या होता है, 5वीं शताब्दी होता है, जो 479 ईस्वी से आसपास स्टार्ट होता है और 497 ईस्वी के आसपास चलता है। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन आपकी सिगरिया बताई जाती है। सिगरिया गुफा किसने बनवाई मित्रों, तो कश्यप प्रथम के द्वारा बनवाई गई है, यह बताया जाता है। सिगरिया गुफा की खोज किसने की, तो 1830 में एक ब्रिटिश फौज अधिकारी आते हैं, मेजर फॉर्मस नाम होता है, यात्रा के दौरान आते हैं और ये खोज करके सिगरिया चले जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों, तो सिगरिया में कुल गुफाओं की संख्या पूछे तो 6 लगाना। अब शेष गुफाएं 2 हैं, ए और बी। 21 रूपायनी स्त्री चित्र किस गुफा से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा सिगरिया में ए में 4 और बी में 17 चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। 21 रूपानी स्त्रियों का चित्रण आपकी सिगरिया गुफा से ही देखने को मिलता है। सिगरिया की अप्सराओं को कहा जाता है मित्रों, तो मेघकन्या कहा जाता है। यहाँ की जो अप्सराएं हैं इसे मेघकन्या नाम दिया जाता है। सिगरिया किस धर्म से संबंधित है मित्रों, तो बौद्ध धर्म से संबंधित आप गुफा बताना। सिगरिया पूछा जाए तो आप बौद्ध धर्म लगाना। आपसे अगर पूछा जाए बाघ कौन से धर्म से है तो अभी आप बौद्ध धर्म लगाते हो, लेकिन आपसे जब बादामी पूछा जाता है तो आप ब्राह्मण और जैन लगाते हो। और उससे पहले जब आपने जोगी मारा देखा था तो उसमें आपसे पूछा जाता है जोगी मारा कौन से धर्म से है, तो आप कहते थे जैन धर्म से संबंधित है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर है, तो सिगरिया के जो बौद्ध चित्र है मित्रों श्रीलंका में पाए जाएंगे, क्योंकि सिगरिया ही श्रीलंका में है तो बौद्ध चित्र भी श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। सिगरिया में चित्रकारी किस पर की गई है मित्रों, तो गीली भित्ति पे आपकी चित्रकारी हुई है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो अजंता से देखने में मिलते जुलते हैं। आगे, सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। तार की जाली से ढका गया, यह कार्य किसके द्वारा हुआ मित्रों, तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इसको तार की जाली से ढक दिया है। ये काम वहां के पुरातत्व विभाग ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिकृतियां या प्रतिलिपियां किसने तैयार की, तो मिस्टर मुरे के द्वारा तैयार की गई। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग का उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है, तो एक जुलूस वाला चित्र जब आप देखेंगे तो सिगरिया में आपको देखने को मिल जाता है। ये सब कुछ खास खास बातें हैं जो सिगरिया की हैं। सिगरिया के आगे एलिफेंटा चलते हैं। एलिफेंटा गुफा स्थित है मित्रों, तो मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है, खूब पूछा जाता है, तो ये समुद्र से घिरी हुई है और चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, याद रखना। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था मित्रों, तो इसे धारा नगरी या फिर धारापुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धारापुरी कहा जाता था मित्रों, ये बात याद रखना है। एलिफेंटा नाम किसने दिया, तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो जगत प्रसाद की जो है आपकी त्रिमूर्ति है, ये एलिफेंटा की प्रसिद्धि का मेन कारण बताई जाती है। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई मित्रों, तो पत्थरों को काट करके आपकी त्रिमूर्ति रचना हुई है। आगे, एलिफेंटा यानी हाथी को कह करके कहाँ सुरक्षित किया गया है, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको सुरक्षित मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है मित्रों, 3, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। एलिफेंटा गुफा किस धर्म के अनुयायी है, आप जानते हैं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी आपको एलिफेंटा गुफा में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। और आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या कहा जाता है, आगे क्या कहा जाता है, आगे कहा जाता है एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है मित्रों। अगर त्रिमूर्ति की हाइट पूछी जाए तो आप 24 × 17 का लगाना, 24
फुट ऊंचाई है और 17 फीट इसकी चौड़ाई है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्रों में बनी हुई है? तो 129 गुणे 130 फीट का आप रेशियो लगाना एलिफेंटा के लंबाई चौड़ाई की। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ मित्रों? तो 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। और आगे बढ़ा जाए तो पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई मित्रों? तो ये 16वीं शताब्दी में हानि पहुंचाई जाती है। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा और संहार तीनों को दर्शाता है? तो यही आपका त्रिमूर्ति वाली रचना दर्शाता है ऐसा। और पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में कौन सा या किसका भाव झलकता है मित्रों? तो पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिमा है उसमें जो भाव झलकता है वो सौम्यता का भाव दिखाई देता है। किसका? सौम्यता का भाव दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, एलिफेंटा के बारे में देखेंगे। एलिफेंटा की जो मूर्तिकला है इसमें उपनिषदों को, बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कथन जो आपका आता है वो अर्नेस्ट विनफील्ड हैबिल के द्वारा दिया जाता है कि एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धवाद और उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कुछ खास बात एलिफेंटा के लिए है। अब अजंता की तरफ बढ़ते हैं। अजंता गुफा की अगर बात करते हैं, अजंता कहाँ स्थित है मित्रों? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में आपकी अजंता पाई जाती है। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काट करके बनाई गई मित्रों? तो सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके अजंता को बनाया गया है। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघौर नदी या फिर गरई नदी के किनारे आपकी पाई जाती है। अजंता कितने समय में बन के तैयार हो जाती है? तो अजंता के बनने का टाइम पीरियड 850 वर्ष के आसपास रहता है। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो 600 गज के आसपास फैली हुई बताई जाती है। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है मित्रों? तो 82 किलोमीटर है। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार या फिर घोड़े के नाल के आकार का बताना, ऐसा दृश्य आता है। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ रहे हैं मित्रों? तो अजंता के आपको अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ बताए जाते हैं। अजंता के चित्रकार कौन है मित्रों? तो बौद्ध भिक्षु आपको अजंता के चित्रकार देखने को मिल जाएंगे। अजंता गुफा कितने प्रकार की है? तो 2 टाइप की है, एक तो चैत्य और दूसरी बिहार होती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अजंता के चित्र में कितनी जातक कथाओं का वर्णन मिल जाता है? अजंता में जो जातक कथाएं हैं मित्रों वो 547 है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। 547 जातक कथाओं का उल्लेख यहाँ पे मिल जाता है। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं मित्रों? तो 3 टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं, अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णात्मक। ये 3 टाइप के चित्र देखने को मिल जाते हैं। अलंकरण में क्या चित्रित है मित्रों? तो गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं और पक्षी आपको अलंकरण में देखने को मिल जाएंगे। रूप वैदिक में क्या चित्रित है मित्रों? तो रूप वैदिक में क्या चित्र बताए जाते हैं आपके? पद्मपाणि बोधिसत्व का है, मरणासन राजकुमारी का है, लोकपाल हैं, भगवान बुद्ध हैं, इनसे संबंधित जातक कथाएं आपको रूप वैदिक में देखने को मिल जाएंगी। वर्णात्मक में क्या चित्रित है मित्रों? तो भगवान बुद्ध की जातक कथाएं आपके वर्णात्मक में देखने को मिल जाती हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 30 गुफाओं का अंकन देखने को मिल जाता है। अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं मित्रों? चैत्य यानी जहां पूजा स्थल है, जहां बौद्ध भिक्षु आते थे बैठ करके पूजा करते थे, वो कितनी है? तो पूछा गया 5 गुफा? अरे नहीं भाई, हाँ 5 गुफा लगाना। चैत्य गुफाओं की संख्या 5 है। 9, 10, 19, 26, 29, कई जगह 29 की जगह 30 भी देखने को मिल जाता है। तो 9, 10, 19, 26, 29 या 30 ऑप्शंस में मिलेगा। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? बिहार गुफा को शंघाराम भी कहा जाता है। तो शंघाराम की संख्या पूछ ली गई है। शंघाराम की संख्या 25 है मित्रों। कितनी है? 25 है, याद रखना है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो शंघाराम या फिर कमरा कह दिया जाता है। अजंता का प्राचीन नाम क्या होता है मित्रों? अजिष्ठा इसका पुराना नाम बताया जाता है। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिल जाते हैं मित्रों? तो वर्तमान में अगर अजंता में आप देखेंगे चित्र कितने में दिखे? तो 6 गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 का नाम आप याद रखना। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में आपको वर्तमान समय में चित्र देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ खास घटनाएं देख लेते हैं, क्योंकि अजंता आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। तो महाभनिष्क्रमण ये शब्द आएगा तो आपको कहना पड़ेगा बुद्ध ग्रह त्याग रहे हैं। ग्रह त्याग को महाभनिष्क्रमण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को कहते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण से दर्शाया गया। और धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बात याद रखना है। आगे बढ़ा जाए अजंता। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? कब बना? तो 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है। कब बना है? 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है। और आगे बढ़ते हैं, अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 500 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। कितना? 500 ईस्वी। अजंता की 1 और 2 गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? तो 626 से 628 ईस्वी के आसपास का दृश्य आपके अजंता की गुफा संख्या 1, 2 का निर्माण काल बताया जाता है। और अजंता गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए तो 1819 लगाना। 1818 में आपकी बाघ गुफा खोजी जाती है। 1819 में आपकी अजंता खोजी जाती है जॉन स्मिथ के द्वारा। जॉन स्मिथ कौन था मित्रों? तो मद्रासी सेना का अधिकारी रहा है, उसने खोजा है। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी है मित्रों? तो 5 शासक आते हैं। तो शक आते हैं, फिर सातवाहन आते हैं, फिर चालुक्य, वाकाटक और कुषाण। और कुषाण और गुप्त एक साथ नाम आ जाता है, तो ये 5 नाम आते हैं। शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और उसके साथ गुप्त का नाम छुपा हुआ है। तो ये 5 राजाओं के अंतर्गत बनी।
आगे बात करते हैं अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा। तो अजंता के निर्माण में मैक्सिमम योगदान जिसका रहा है वो वाकाटक वाकाटक राजा रहे हैं, याद रखना है। अजंता गुफा के चित्रों का निर्माण किस राजवंश में योगदान रहा है मित्रों, तो गुप्त राजवंश का योगदान रहा है। अजंता में श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में ही हुआ है। अजंता गुफा के चित्रों की जाली कब लगाई जाती है, तो 1903-4 के आसपास यहाँ पे जाली भी लग जाती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है अजंता किस गुफा के सामने सप्तकुंड है, आपसे पूछा गया। तो किस गुफा के सामने सप्तकुंड है मित्रों, 10वीं गुफा के सामने अजंता में आपको सप्तकुंड देखने को मिल जाएगा। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो 10वीं गुफा को सबसे पुरानी गुफा बताया जाता है। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है, किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है, तो ये 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार आपका सबसे बड़ा बताया जाता है। आगे अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ बताई जाती है, तो ये पहली गुफा होती है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है मित्रों, तो 17वीं गुफा का नाम चित्रशाला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व जो आपके गुफा संख्या 1 में है, देख लो यही है आपका पद्मपाणि मुद्रा, ठीक है। पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। अजंता की पहली गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है, बोधिसत्व पद्मपाणि, यही अभी आपने जो देखा। अजंता की दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है, शांतवादी मूल की कथा, शांतवादी मूल की कथा आपका दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र बताया जाता है। टेम्परा चित्र किस पद्धति में बने हैं मित्रों, तो फ्रेस्को शिस्को पद्धति में देखने को मिल जाते हैं। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की, अजंता की 30वीं गुफा की जो खोज होती है मित्रों भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा है। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या होता है, तो 15A नाम होता है। अजंता 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 गुफा संख्या 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों, तो श्याम जातक की कथा आपके गुफा संख्या 9 का सबसे बढ़िया फेमस चित्र बताया जाता है। श्याम जातक की कथा किस रस का प्रयोग हुआ है मित्रों, तो करुण रस का उपयोग यहाँ पे हुआ है, करुण रस में ये चित्र बना हुआ है। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है, तो मित्रों आपके श्रवण कुमार की कथा का अंकन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या हम 10 की बात करते हैं तो ऐसा चित्र कौन सा है, तो छंदक जातक की बात आती है। 6 दांतों वाली हाथी का चित्र आपके छंदक जातक में आता है। छंदक जातक चित्र हाथी में किस रंग को दर्शाया गया मित्रों, तो हाथी जो दर्शाई गई है वो सफेद रंग का दर्शाया गया है। छंदक वाचक में किस रस का वर्णन है मित्रों, तो करुण रस का वर्णन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। गुफा संख्या 16 का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो वो पूछा जाए तो आप मरणासन राजकुमारी के साथ लगाना 16 नंबर में। और गुफा संख्या 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो राहुल समर्पण का नाम आप लगा लेना। गुफा संख्या 16 बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में चित्रित है मित्रों, तो बुद्ध का गृह त्याग जो आता है वो 16 नंबर गुफा में ही आ जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित किया गया, गुफा संख्या 17 में फाइनली आपका चित्रण हुआ है। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र है मित्रों, तो 17वीं गुफा में मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में हीनयान और महायान का चित्र है, तो गुफा संख्या 9 में आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 9 सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है मित्रों, तो गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन जो चित्र आता है वो आसीन नारी का आता है। अजंता की किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुए हैं मित्रों, तो वाकाटक लेख आपके गुफा संख्या 16 में प्राप्त बताए जाते हैं। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है मित्रों, तो गुफा संख्या 16 आपके मध्य में पाई जाती है। अजंता की किस गुफा के द्वार पे 2 हाथी उत्कीर्ण है, तो गुफा संख्या 16 में आपको 2 हाथियों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। आगे जातक कथाओं के सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है मित्रों, तो महाजनक जातक की कथा, ये गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक की कथा ये आपके अजंता में ही है और आपके गुफा संख्या 1 में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ा जाए, आगे एक दृश्य दिखाते हैं आपको महाहंस जातक कथा का। ये महाहंस जातक कथा आप बढ़िया से पहले देख लो दृश्य मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे आपके हंस बैठे हुए हैं, ऊपर लोग हाथ जोड़े कथा सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है मित्रों, तो रंग विधान की दृष्टि से जातक कथा जो फेमस है वो महाहंस जातक कथा फेमस है, जो 17 नंबर गुफा में है, अभी आपने देखा है। अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से हैं, तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर मिलेंगे, पद्मपाणि बोधिसत्व मिलेंगे, काली राजकुमारी मिलेगी, खूब पूछा जाता है काली राजकुमारी, नागराज की सभा मिलेगा, शिव जातक मिलेगा, शंखपाल जातक मिलेगा, महाउमंग जातक मिलेगा, महाजनक जातक मिलेगा, चांपे जातक मिलेगा, श्रावस्ती का चमत्कार मिलेगा मित्रों, नंद की दीक्षा मिलेगा, चींटियों का पहाड़ मिलेगा। ये सब दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। हो सकता है आपसे नंद की दीक्षा पूछ ले या फिर चंपे जातक के बारे में पूछ ले, तो याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह बार बार पूछे जाते हैं। जन्म से संबंधित क्या है, तो कमल व साण आपका जन्म से संबंधित बताया जाता है। गृह त्याग क्या है, तो घोड़ा लगाना। ज्ञान क्या है, पीपल वृक्ष यानी बोध वृक्ष लगाना मित्रों। निर्वाण क्या है, तो पद चिन्ह लगाना। और मृत्यु क्या है, तो स्तूप लगा लेना। ये बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक है, कुछ जो है प्रतीक चिन्ह है, जिससे पता चल जाएगा भगवान बुद्ध की घटनाओं के बारे में। आगे पढ़ा जाए
तो मित्रों आगे जैसे आपने महाजनक जातक की बात की, श्रावस्ती का चमत्कार बात किया है, सब एक नंबर में है। ऐसे आपका एक दृश्य है चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ये वाला दृश्य भी आपके एक नंबर गुफा में ही है। लड़े हुए बैल का दृश्य पूछा जाए एक नंबर में है। मार विजय पूछा जाए एक नंबर लगाना। अज्ञात कथा की बात करते हैं एक नंबर में है। राजकीय शोभा यात्रा का चित्र आपके एक नंबर में है। राज्यसभा में विदेशी यात्री का स्वागत वाला दृश्य भी आपके गुफा संख्या 1 में ही चित्रित है। तो यह जनता की गुफा संख्या 1 के दृश्य हैं, इन्हें याद रखना। अब गुफा संख्या 2 के चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वनाश खूब पूछा जाता है, गुफा संख्या 2 में है। माया देवी का स्वप्न 2 नंबर में है। महारानी का प्रत्यग्रह गमन की बात करते हैं 2 नंबर में ही है। महाहंस जातक 2 नंबर में है। विदुर पंडित जातक 2 नंबर में है। झूलती हुई राजकुमारी का दृश्य जो है ये भी आपके 2 नंबर गुफा में है। इसके साथ 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी का दृश्य कहाँ है? 2 नंबर में है। बुद्ध जन्म कहाँ पे है? 2 नंबर में है। बुद्ध के 7 कदम कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। 1000 बुद्ध कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। इंद्रलोक कहाँ पे है? 2 नंबर में है। तुषित स्वर्ग में भोज तत्व की अगर बात करते हैं ये भी आपके 2 नंबर में है। और श्रावस्ती का चमत्कार कहाँ पे है? 2 नंबर में है। सुनहरे मृग का उपदेश जो है ये आपका कहाँ पे है? तो 2 नंबर में ही चित्रित बताया जाता है। तो यह अजंता की गुफा संख्या 2 के दृश्य है। अब गुफा संख्या 9 के बारे में देख लेते हैं। 9 की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा चित्र है? मुरेठे वाला पुरुष का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में मिला है। श्रवण कुमार की कथा कहाँ मिला? 9 नंबर में है। चारवाहे का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में है। खाली सिंहासन कहाँ दर्शाया गया? अजंता में 9 नंबर में दर्शाया गया। आसीन नारी की अगर बात करते हैं, आसीन नारी 9 नंबर में है। स्तूप जातक 9 नंबर में है। नागराज 9 नंबर में चित्रित है। श्याम जातक की कथा जो आपको देखने को मिलती है गुफा संख्या 9 में देखने को मिल जाती है। तो ये अजंता की खास बातें हैं। अजंता में गुफा संख्या 10 की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये क्या कह रहा है? अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्र कौन कौन से हैं? तो बोधि वृक्ष हैं, श्याम जातक हैं, स्तूप जातक हैं, कमल वन में क्रीड़ा है, आम का वृक्ष है, हस्ती जातक है, नंद की कथा है, विरह व्याकुल नारी है और छंदक जातक की अगर बात करते हैं तो ये गुफा संख्या 10 में चित्रित है जो आपकी अजंता में पाई जाती है। अजंता में पाई जाती है। आगे गुफा संख्या 16 के बारे में बात करते हैं तो 16 में कौन कौन सा चित्र है? सबसे पहला चित्र आपका मरणासन राजकुमारी है, सुजाता की कथा है, अजात शत्रु है, बुद्ध जन्म के 7 पद हैं, लुम्बिनी वन है, माया देवी का स्वप्न है, नंद की दीक्षा है, बुद्ध का उपदेश है, आकाश वाली अप्सरा है, महाउमंग जातक है, शुत्तु सोम जातक है, हस्ती जातक है। ये सब आपके 16 नंबर गुफा में अजंता में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। आगे बढ़ा जाए गुफा संख्या 17 की बात कर लेते हैं। क्या क्या है अजंता की 17 नंबर गुफा में? माता पुत्र हैं, सिंगला वादन की बात कर रहे हैं, नलगिरी की कथा की बात हो रही है, डाकनियों का युद्ध है, प्रेतात्मा है, संसार चक्र और भगवान चक्र भाव चक्र है। ये आपके कहाँ पे है? जनता की गुफा संख्या 17 में है। यशोधरा का मिलन है, श्रृंगार करती राजकुमारी है, उड़ते हुए गंधर्व हैं, बुद्ध का कपिल वस्तु लौटने का दृश्य है, महाकपि जातक है, हस्ती जातक है, सुत सोम जातक है, मृतोप जातक है, उसके साथ श्याम जातक है, छंदक जातक है, महिष जातक है, शिवित जातक है, महाहंस जातक है, पूछा जाता है महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक है, विश्वंतर जातक है, मृग जातक है, हंस जातक है, मार विजय है, श्रावस्ती का चमत्कार है। ये सब दृश्य आपके 17 नंबर गुफा में देखने को मिल जाते हैं मित्रों। तो ये 17 नंबर का चित्र बताया गया है। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं? तो ये 17 नंबर में ही मिलते हैं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 10 ही होती है। अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ हैं? अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ हैं? 3 प्रकार की हैं, यक्ष, देव और नाग। ये 3 टाइप की शैलियाँ बताई जाती हैं। यक्ष शैली किसके समान है मित्रों? अशोक के समान है। देव शैली किसके समय की है? बिंबिसार के टाइम की है। नाग शैली किसके टाइम की है? नागार्जुन के टाइम की बताई जाती है। अजंता की शैली कैसी है? तो प्रकृतिवादी शैली बताई जाती है। अजंता किस तरह के बाघ से श्रेष्ठ है? अलौकिकता से ये बिल्कुल श्रेष्ठ बताई जाती है, बाघ से श्रेष्ठ बताई जा रही थी। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई मित्रों? तो मेजर गिल के द्वारा 1844 के आसपास प्रतिकृति बनाई जाती है अजंता की। भाव प्रवरता किस कला की आत्मा है? भाव प्रवरता जो है वो फाइनली अजंता की ही कला की आत्मा बताई जाती है। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। छंदक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 6 दांतों वाली हाथी के रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया छंदक जातक कथा में। शिवी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो शिवी नामक राजा के रूप में दर्शाया गया। ये बहुत ही दानशील राजा रहे हैं शिवी। आगे बात करते हैं विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया या किस रूप में चित्रित किया गया? तो मंत्री के रूप में दर्शाए गए हैं विश्वंतर जातक कथा में। चांपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो नाग के रूप में दर्शाने का काम किया गया चांपे जातक में। और शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को जो चित्रित किया गया ये मुनि के रूप में दर्शाया गया। किसके रूप में? मुनि के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो शंखपाल जातक कथा में सर्प के रूप में दर्शाने का काम
किया गया है। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो महाउमंग जातक में भगवान बुद्ध को फाइनली साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया। किसके रूप में? साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हस्ती जातक कथा में हाथी के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाता है तो मार विजय में पूछा गया कि मार विजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो मार विजय में आपके तपसी के रूप में दर्शाने का काम किया गया, तपस्वी के रूप में दर्शाया गया। भगवान बुद्ध के जन्म से 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? तो भगवान बुद्ध के जन्म के 7 कदम चलने का जो है वो कमल के फूल के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाए तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को जो दर्शाया गया बनारस के राजा के रूप में दर्शाने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया है मातृ पोषक जातक में। मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में? तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को कौन से रूप में चित्रित किया गया? स्वर्ण हंस के रूप में दर्शाया गया। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? तो राजा जनक के रूप में दर्शाया गया। और अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो अजंता में अगर नीले रंग की बात आएगी तो गुफा संख्या 2 जरूर याद रखना है। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है मित्रों? तो लाल और पीले रंग की प्रधानता बताई जाती है। लाल की प्रधानता ज्यादा बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं मित्रों? तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? कौन सा धर्म है मित्रों? तो बौद्ध धर्म बताया जाता है। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या रहा है? तो आनंद को उद्घाटित करना है अजंता के चित्रों का मेन लक्ष्य। और फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित बताई जाती है? तो फ्रेस्को सिस्को आपके अजंता शैली में ही बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहा जाता है? तो भारत की शास्त्रीय चित्रकला अजंता को ही कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्णयुग कौन सा काल रहा है मित्रों? तो गुप्त काल रहा है। वृषभ द्वंद आकाश चारणी गंधर्व का चित्र कहाँ मिला है मित्रों? तो वृषभ द्वंद आकाश चारणी का जो चित्र है वो आपका अजंता में ही देखने को मिल जाता है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक अस्तित्व या बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया? तो दाहिनी करवट में दर्शाने का काम किया गया है। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक और कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हुई है? तो अजंता और पोल्लोनेरो में देखने को मिल जाता है। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया मित्रों? तो आभा मंडल बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है अजंता की गुफाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बनी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिल जाएंगी, पूर्व से पश्चिम में बनी हुई हैं। अजंता में किस रंग बनाए जाते थे मित्रों? अजंता में जो रंग किससे बनाए जाते थे? प्राकृतिक रंगों से दृश्य बने हैं। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ? तो 5 रंग बताए जाते हैं, लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। इन रंगों का प्रयोग अजंता में हुआ है। अजंता में कैसे रेखाओं का प्रयोग हुआ मित्रों? तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग अजंता में देखने को मिलता है। बौद्ध कला का टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है? 50 से 700 ईस्वी के आसपास का है। वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का संगम कहाँ मिलता है मित्रों? तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाता है। ऐसा संगम आपके अजंता में ही देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ा जाता है तो कहा जाता है अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर आपकी अजंता पाई जाती है। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया मित्रों? तो सबसे पहले 1822 में विलियम एकर्सन ने और बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी में ये लेख प्रकाशित कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं मित्रों तो आगे क्या कहा जाता है? कहा जाता है ग्राफिक्स महोदय ने अजंता के चित्रों में रेखात्मक को कौन से रंग में बनाया है? तो लाल रंग में दर्शाने का काम ग्राफिक्स महोदय ने किया है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने के धोतक है मित्रों? तो मौर्यकालीन काष्ठ भवनीय निर्माण का नमूना बताया जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई मित्रों? पहली गुफा, जेम्स फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग पहली गुफा बताई जाती है, सबसे बाद में पड़ी है। अजंता में लेपिस लाजुली जो लाल रंग आता है वो कहाँ से आयात किया जाता है मित्रों? तो फारस से बनाया जाता था, फारस से मंगाया जाता था। 3 छतुरियों का चित्र शीर्षक जो है वो आपकी हरमीन वाला है। ये पाषाण स्तूप किस गुफा में मिला है? 9वीं गुफा में देखने को मिल जाता है। 9वीं गुफा में कितने खंभे हैं बताया जाता है मित्रों? तो 9वीं गुफा में आपको अजंता में 23 खंभों का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा, 23 खंभे देखने को मिल जाएंगे। स्तूप पूजा का जो प्रसिद्ध चित्र है ये किस गुफा में है मित्रों? तो आपकी 9वीं गुफा में ही देखने को मिलता है। 16 व्यक्तियों का समूह है जो पुजारी बताए जाते हैं। यह चित्र 10वीं और 17वीं गुफा में देखने को मिल जाता है, स्तूप पूजा वाला। ठीक है।
नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो आपके 9वीं गुफा में नागपुरुष का अंकन दिखाई देता है। 10वीं गुफा किस काल में बनी है मित्रों? तो ये आपके आंध्र सातवाहन काल में बनी है। 200 ईसा पूर्व के आसपास 10वीं गुफा आपकी बन जाती है, ये बताया जाता है। बरक की कथा किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की 16वीं गुफा में आपको बरक की कथा के बारे में पता चल जाता है। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की 16वीं गुफा में है। इस समय कौन सा गुफा सबसे अच्छी हालत में है? तो 17वीं गुफा आपकी सबसे बढ़िया कंडीशन में बताई जाती है अजंता की। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है मित्रों? तो महाकपि जातक कथा में बुद्ध को जो चित्रित किया गया है बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में दर्शाया गया है। 16वीं नहीं 17वीं गुफा में फाइनली देखने को मिल जाएगा। सिंहलाव दान की कथा, सिंहलाव दान की कथा बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? सफेद घोड़े के रूप में दर्शाया गया। 17वीं नंबर गुफा में आपको देखने को मिल जाएगा। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? मृग जातक कथा की अगर बात करते हैं सुनहरे मृग के दर्शाया गया, सुनहरे मृग में दर्शाया गया और 17वीं गुफा में चित्रित है। तो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाएगी। पूर्णांक इंद्र में या पूर्णांक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा मित्रों? तो अजंता गुफा को जो सबसे पहले देखते हैं उसका नाम फाहियान है, उसके साथ फैंसांग है। फाहियान और फैंसांग। अजंता सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण होता है मित्रों? तो अजंता में सबसे पहले 10वीं गुफा बनती है। अजंता किस गुफा का स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है? तो स्वर्ण रंग जो सबसे पहले बनेगी उसी 10वीं गुफा में देखने को मिल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अजंता के बारे में। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध होते हैं, आप जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। लुम्बिनी खूब पूछा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी रहा है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है मित्रों। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल होता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी घर को छोड़ दिया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, कहाँ? वैशाली में आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है वो आलार कलाम ही बन जाते हैं। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो बोधगया स्थान कहलाता है। पीपल वृक्ष के नीचे मिलता है। आप जानते हैं 29 में ये घर छोड़े थे, 35 में इन्हें ज्ञान मिला, यानी 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश पाली भाषा में दिए। पूछा जाता है कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वाराणसी, कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिया है। तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में खूब ज़्यादा दिया। अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपना उपदेश दिया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करते हैं तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती रही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी देवरिया में हो जाती है। तो कुशीनारा में इनका दुखद निधन होता है। आगे बढ़ते हैं, अजंता की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथ में कौन सा कमल है मित्रों? तो ये वैभव का कमल आपको बताया जाता है। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? तो लड़ते हुए बैल पहली गुफा में अजंता के देखने को मिल जाते हैं। अजंता की रेखाओं के आधार पर लगभग कौन सी शैलियों में विकास हुआ है? तो लगभग 20 शैलियों का विकास बताया जाता है कि 20 शैलियों का विकास है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हो तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है मित्रों? आपसे पूछा जाए तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख कमलवन का है। कमलवन का आपको मिलेगा सबसे सुंदर आलेख। अरे कमल वन का दृश्य तो आपको आगे चल करके मिलेगा। कहाँ मिलेगा मित्रों? कमल वन, कमल वन कहाँ मिलता है? कमल वन की जब बात आती है आप सितनवासल आंसर्स देते हैं ना, जैन धर्म से संबंधित सितनवासल। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है? तो कमल वन का आलेख मिला होगा भाई। अजंता की श्रेष्ठों में श्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी आकृतियों का है। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? 2.25 चश्म चेहरे के हैं मित्रों। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में चित्रित है। राजकीय शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो राजकीय शोभा यात्रा पहली गुफा में है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं गुफा को कहते हैं। महाउमंग जातक तथा कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? महाउमंग जातक कथा जो है यह अजंता की 16वीं गुफा में है। इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 7 कमल के फूल के रूप में दर्शाया गया। 16वीं गुफा में बताया जाता है। महासेतु सोम जातक भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बंदी के रूप में दर्शाया गया है। 17वीं गुफा में आपको महासेतु सोम जातक देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाता है, महिष जातक और अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो महिष जातक की कथा और अजंता ये कौन सी गुफा में है? अजंता की 16वीं नहीं 17वीं गुफा में महिष जातक की कथा आपके 17वीं गुफा में है। बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है महिष जातक में। आगे बढ़ते हैं, संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है मित्रों? तो 17वीं गुफा में है। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री का स्वागत करते
किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाता है सहस्त्र यानी हजार बुद्ध। ये सहस्त्र यानी हजार बुद्ध अजंता के कौन सी गुफा में चित्रित है मित्रों, तो दूसरी गुफा में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अजंता की चित्रकारी आपसे पूछा जाता है, तो अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित मानी जाती है मित्रों, देव शैली पे आधारित बताई जाती है। जातक कथाओं की भाषा क्या रही है मित्रों, तो पाली रही है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई है, तो ये आपकी क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई हैं, किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने से सभी प्रतिकृतियां नष्ट हो गई हैं, ये आपको बताना है। अजंता की किस गुफा में छत सबसे ऊंची और किसकी सबसे नीची है, तो 29वीं गुफा की सबसे ऊंची है और 8वीं गुफा की सबसे नीची छत बताई जाती है। अजंता में परिप्रेक्ष्य किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो परिप्रेक्ष्य की अगर बात आती है मित्रों, तो काल्पनिक रूप में आपका परिप्रेक्ष्य यूज किया गया है। अजंता में कलाकारों का मुख्य भाव क्या रहा है मित्रों, तो साधना और अपूर्व ज्ञान, साधना एवं अपूर्व ज्ञान जो है मुख्य भावना रहा है। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, रौद्र रस की अगर बात करते हैं तो मार विजय और लड़ते हुए बैल में ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ है, अजंता के कौन से चित्र में फाइनली करुण रस का प्रयोग हुआ मित्रों, तो श्याम जातक, छंद जातक, विश्वांतर जातक, मणासन राजकुमारी, यहाँ पे आपके करुण रस का प्रयोग किया गया। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया मित्रों, तो चटकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है, यह अजंता में हुआ है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित और मनोरम घाटी में स्थित है मित्रों, तो अजंता की गुफाएं जो है कौन से वृक्षों से आच्छादित हैं, हरि श्रृंगार वृक्षों से आच्छादित बताई जाती है। अजंता की चाक्षु विवरण किसने तैयार किया, तो 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एसेंटिक सोसाइटी लंदन में इसे तैयार किया है। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों को संग्रहालय के नाम से प्रकाशित करवाया, तो 1924 ईस्वी में पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से इसे प्रकाशित करवाने का काम किया था। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है मित्रों, तो 9वीं गुफा में वृक्षों और फलों का अंकन हुआ है। अजंता की बाईं भित्ति में 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देख करके भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तो वृद्धि पुरुष हो गया, इसके साथ 100 हो गया, इसके साथ वृषद ताड़न हो गया और वैरागी हो गया, यही 4 देख करके इन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया, तो भिक्षुक के रूप में 17वीं गुफा में दर्शाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा, तो पर्सी ब्राउन ने इसे बौद्ध कला कह दिया। अजंता शैली को गुप्त शैली किसने कहा, राय कृष्णदास ने कहा है। अजंता गुफा में अधिकतर नारी नर्ध या अर्धनग्न रूप में दर्शाई गई हैं, चित्रित हैं। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं, तो शालीनता के दर्शन बताए जाते हैं। जो अर्धनग्न अवस्था में देखने को मिलते हैं वहाँ पे शालीनता बताई जाती है, दर्शाया गया है। अब अजंता के बाद हम आगे चलेंगे, शेतनवासल गुफा के बारे में देखेंगे। शेतनवासल गुफा टाइम पीरियड 600 से 650 ईस्वी के आसपास का है। शेतनवासल गुफा कौन सी नदी के तट पे है, तो कृष्णा न लगाना मित्रों, ये कावेरी लगाना, कावेरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। शेतनवासल गुफा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के पादुकोट्टई नामक स्थान पे स्थित है। आपसे शेतनवासल गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए किसने किया है, तो आपको कहना पड़ेगा टी.एस. गोपीनाथ राव और दूरबील ने खोजा है। शेतनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से बताई जाती है। शेतनवासल किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो अर्धनारीश्वर के लिए ये आपकी फेमस हो जाती है। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ है, पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो गुफा बनती है उसका नाम आपका शेतनवासल गुफा ही होता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से मिलता है मित्रों, तो सबसे पुराना नमूना जो मिलता है वो शेतनवासल से ही देखने को मिल जाता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है मित्रों, तो पंच जैन मूर्तियां हैं, ये आपके शेतनवासल से ही प्राप्त होती हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से चित्रित है मित्रों, या कहाँ अंकित है, तो आपको शेतनवासल बताना पड़ेगा। शेतनवासल गुफा की शैली किसके समान बताई जाती है, तो यह अजंता के समान इसकी शैली बताई जाती है। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है मित्रों, तो शेतनवासल की गुफा में देखने को मिल जाते हैं। और शेतनवासल में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन किस पे समय में प्रभावशाली बताया जाता है, तो 2.25 चश्म चेहरे का जो अंकन है ये पल्लव कालीन की देन बताई जाती है, पल्लव काल का बताया जाता है। शेतनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन सा पुष्प खिला हुआ है, तो कमल के पुष्प खूब ज़्यादा सरोवर में देखने को मिल जाते हैं। इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, तो मछली भी है, हाथी भी है, हंस भी है, भैंसा भी है और 3 दिव्य आकृतियाँ भी आपको इसी सरोवर में देखने को मिलेंगी जहाँ एक कमल का पुष्प दिखाया गया है। तो ये कुछ खास बातें दूरबील वाली शेतनवासल के बारे में हो गई हैं। अब एलोरा के बारे में थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं। एलोरा की बात करते हैं, 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य का टाइम पीरियड आपका एलोरा वाला है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, खूब पूछा जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। एलोरा का स्थानीय नाम क्या होता है, वेरूल होता है। स्थानीय के साथ साथ एलोरा का प्राचीन नाम क्या है, एल्लापुर हो जाता है, एल्लापुर हो जाता है।
एलोरा किसकी राजधानी है मित्रों? तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेवराय की राजधानी रही है। एलोरा किस धर्म से संबंधित बताई जाती है? तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, यहाँ तीनों धर्मों का समन्वय आपको देखने को मिल जाता है। एलोरा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो स्थापत्य कला के लिए एलोरा जानी जाती है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ 36 गुफाओं की जगह 34 कर लेना मित्रों, 34 कर लेना। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो 12, 1 से लेकर के 12 तक का दृश्य आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बताया जाता है। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? तो 13 से लेकर के 29 तक का दृश्य आपको ये आपकी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बताई जाती है। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है मित्रों? 5 गुफाएं आपकी आती हैं। वो कौन कौन सी हैं पांचों गुफाएं? तो आप पांचों गुफाओं का जब नाम देखोगे तो 30 से 35 तक का नहीं, 34 तक का दृश्य आपका ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो कैलाशनाथ मंदिर के लिए फेमस है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की जान होती है और 16 नंबर गुफा में पाई जाती है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है मित्रों? तो 6वीं गुफा में आपको अवलोकितेश्वर वाला दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 10 को किस नाम से पुकारते हैं एलोरा के? तो सुतार झोपड़ी के नाम से गुफा संख्या 10 को पुकारा जाता है। गुफा संख्या 11 को कौन से नाम से पुकारा जाता है? 3 ताल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 12 को कौन से नाम से पुकारा जाता है? 3 थाल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 14 को कौन से नाम से पुकारते हैं? रावण की खाई के नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रावण की खाई। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है मित्रों? तो 15वीं गुफा में कैलाश हिलाता हुआ रावण का मूर्ति देखने को मिल जाता है। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एलोरा से ही देखने को मिलता है। और आगे बढ़ोगे, कहा जाता है सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया मित्रों? तो 21वीं गुफा की खोज सबसे पहले होती है। एलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं? तो रामेश्वरम नाम से पुकारते हैं। किस गुफा को सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो एलोरा से ही आपको सरस्वती जी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। तो ये थी आपकी आज की कुछ खास जानकारियाँ जो सभी गुफाओं से संबंधित हैं, चाहे एलोरा हो, शीतनवासल हो, अजंता हो, आपका धारापुरी यानी क्या है धारापुरी, एलिफेंटा हो, बादामी हो, बाघ हो, शीतनवासल हो, या फिर आपकी जोगीमारा हो, सभी गुफाओं को आपने एक साथ पढ़ने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। जो परिवर्तन वाला था उसको हमने परिवर्तित कर दिया है और उम्मीद है कि अब डाटा इसमें एकदम विशुद्ध है। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। कह रहा है दीपक जलता रहा रात भर, ये दीप श्रृंखला है मित्रों। ऐसी रचना किसने चित्रित की है? नाम दिया गया जगदीश गुप्त ने, तैयब मेहता ने, नंदलाल बोस या फिर जयराम के द्वारा इसे बनाया गया। दीपक जलता रहा रात भर मित्रों, ऐसी जो चित्र श्रृंखला तैयार की जाती है वो डॉक्टर जगदीश गुप्ता के द्वारा तैयार की जाती है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है भारती खेर अपने पति डाडाडाट के साथ गुरुग्राम हरियाणा में निरंतर सृजनशील हैं। नाम दिया गया श्याम बिहारी अग्रवाल, नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, कृष्ण खन्ना या फिर अतुल टोंडिया। मित्रों यही भारती खेर जो बिंदी से जो महिलाएं श्रृंगार के लिए माथे पर लगाती हैं, वही बिंदी, उससे इन्होंने बहुत अच्छी श्रृंखला तैयार की। तो भारती खेर के पति का नाम आपको बताना है जो हरियाणा में साथ में रहती है। तो भारती खेर के जो हस्बैंड है उनका नाम सुबोध गुप्ता है, एक बढ़िया कलाकार होते हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है दिल्ली में 1945 में जन्मे जय झरोटिया। जय झरोटिया जी की शिक्षा कहाँ से हुई ये पूछा गया। लखनऊ कला से, मुंबई कला से, दिल्ली कला से या फिर इनमें से कोई नहीं। जय झरोटिया की बात होती है 1945 में इनकी शिक्षा हुई है कहाँ पे मित्रों? तो आप जानते हैं दिल्ली कला विद्यालय से हुई है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अनुसुनी चीखें। अनुसुनी चीखें ये कांस्य प्रतिमा है, किसने बनाई है? नाम दिया गया अमरनाथ सहगल ने बनाई, गुरचरण सिंह ने बनाई, महादेवी वर्मा ने बनाई या फिर बद्रीनाथ आर्य ने बनाई। अनुसुनी चीखें कांस्य प्रतिमा किसने बनाई मित्रों? जब अनुसुनी चीखें जैसी बढ़िया रचना की बात होती है तो अमरनाथ सहगल के साथ आपको आंसर्स भी लगाना चाहिए, फर्स्ट के साथ आंसर्स भी लगाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला महाविद्यालय लखनऊ में 1958 में प्रवक्ता किसे नियुक्त किया? नाम दिया गया भारती खेर को प्रवक्ता नियुक्त किया, नित्यानंद महापात्रा को, कृष्ण खन्ना या फिर नसरीन मोहम्मदी को। सुधीर रंजन खास्तगीर ने 1958 में प्रवक्ता नियुक्त किया था किसे? नित्यानंद महापात्रा को। सोचो डिग्री कॉलेज में सीधे प्रवक्ता नियुक्त हो गए थे नित्यानंद महापात्रा जी। सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है 6 जनवरी 2020 को 91वें वर्ष की आयु में किस कलाकार का कोयम्बटूर तमिलनाडु में निधन हो गया? नाम दिया गया कंवल कृष्ण का, कृष्ण रेड्डी का, भूपेन खक्कर का या फिर अकबर पदमसी का।
6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में कौन सा कलाकार कोयम्बटूर में जो है अंतिम सांस लेता है। मित्रों अगर आपको ओरिजिनल आंसर्स देना है, सही जवाब देना है, तो आप अकबर पदमसी के साथ देना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों, तारों भरी रात, तारों भरी रात ये 1889 की रचना है। पूछा गया किस कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया पॉल गॉर्गिन ने बनाया, वान गो ने बनाया, सेजान ने बनाया या फिर टर्नर के द्वारा बनाया जाता है। तारों भरी रात जैसी बढ़िया रचना वान गो की रचना है, तो सही जवाब जो लगाइए वान गो के साथ लगाइए, शी इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य का जन्म कहाँ हुआ। नाम दिया गया कोलकाता में हुआ, कानपुर में हुआ, उड़ीसा में हुआ या फिर मुंबई में हुआ। 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो अपना कोलकाता बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ सही जवाब लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, अर्पिता सिंह का जन्म 1937 में पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था। नाम दिया गया शांति निकेतन में, फरगना में, 24 परगना में या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्पिता सिंह की बात हो रही है। 1937 का सन दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है जन्म इनका कहाँ पे हुआ। मित्रों पश्चिम बंगाल में एक 24 परगना जिला है, वहीं पर इनका जन्म होता है। तो सही जवाब जो लगाइएगा वो 24 परगना के साथ लगाइएगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 10 नंबर। कह रहा भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ। नाम दिया गया महाराष्ट्र में, इंदौर में, दिल्ली में या फिर गोवा में। भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ। तो भूपेन खक्कर का जो जन्म है महाराष्ट्र में हुआ है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, कह रहा है ईशा को कब्र में लिटाना, ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेजों जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया था। नाम दिया गया रैफेल ने बनाया, टर्शियन ने बनाया, राम किंकर वैज का है या फिर इनमें से कोई नहीं। ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेज जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है वो टर्शियन के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब टर्शियन के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों घोड़े की नालबंदी और कास्मिक मैन। घोड़े की नालबंदी रचना और कास्मिक मैन रचना बढ़िया रचना है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है किस कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया के एस कुलकर्णी ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, के आचार्य ने बनाया या फिर धनराज भगत के द्वारा बनाया जाता है। घोड़े की नालबंदी और कास्मिक मैन, घोड़े की नालबंदी और कास्मिक मैन जैसी बढ़िया रचना जो बनाई जाती है मित्रों धनराज भगत के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नौवधू। मित्रों नौवधू पूछा गया, झरने की आत्मा पूछा गया, ऋतुओं का नृत्य पूछा गया, यशोदा माँ पूछा गया, चंद्रमा और कमल पूछा गया। ये सब बढ़िया चित्र हैं। क्या शैलेंद्र डे ने बनाए, अच्युत कुमार हालधार ने बनाया, जैनुल आबदीन ने बनाया या फिर के एस कुलकर्णी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो अच्युत कुमार हालधार के साथ जाएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। ठीक है, नौवधू अच्छी रचना है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछा गया मित्रों पत्थर तोड़ने वाले और द पेंटर्स स्टूडियो ऐसे प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम गुस्ताव कुर्बे का है, टर्नर का है, रेम्ब्रा का है और ब्रुसे का है। पेंटर्स स्टूडियो की बात हो, पत्थर तोड़ने वालों की बात हो, बढ़िया रचना है मित्रों। ऐसी रचनाएं जो बनाई गई, ऐसे चित्र जो बनाए गए गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाए गए, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। नेकचंद सैनी का देहांत चंडीगढ़ में 12 जून डडाडाट को हो गया। नेकचंद सैनी वही मित्रों जो आपके रॉक गार्डन के क्या है, रॉक गार्डन के यानी चट्टानों के बगीचा के जन्मदाता है। तो इनका जो देहांत है यानी इनकी जो मृत्यु है वो 2020 में हुई, 1999 में हुई, 2015 या फिर 2006 में हुई। आपको सही जवाब देना है मित्रों। जो सही जवाब होगा 12 जून 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। 2016, 2006, 1998 या फिर 2010। रामबी सुतार को पद्म भूषण कब दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। पद्म भूषण की अगर बात होती है 2016 में दिया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारतीय नृत्य साधु
तमाशा लोक नृत्य, वीणा, ऐसी बढ़िया चित्र किसने बनाए? नाम NS बेंद्रे का है, के हबार का है, सतीश गुजराल का है और गोपाल घोष का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य जैसी बढ़िया रचना आपसे पूछी जा रही है, किसके द्वारा उकेरा गया मित्रों? तो चाहे आपसे वो पूछ लेता तमाशा लोक नृत्य, चाहे आपसे पूछ लेता वीणा रचना, वो किसके द्वारा बनाया गया? के हबार के द्वारा। सही जवाब के हबार के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों। विंटर, माँ और शिशु, डॉटर ऑफ द सॉयल, ये सब प्रमुख मूर्त शिल्पी है, किसने बनाया? नाम दिया गया खास्तगीर ने बनाया, उशी गांगुली ने बनाया, सैलोज मुखर्जी के हैं या फिर नंदलाल बोस के हैं। माँ और शिशु, डॉटर ऑफ द सॉयल, विंटर, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों जो बनाया गया सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाया गया। तो आपको सटीक आंसर्स फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वुमेन ऑन पिकॉक, वुमेन ऑन पिकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना किसके द्वारा बनाई गई? नाम दिया गया वुमेन ऑन पिकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना राघव कनेरिया ने बनाई, मीरा मुखर्जी ने बनाई, मृणालिनी मुखर्जी ने बनाई या फिर हेनरी मोर की है। वाहन हो या फिर वुमेन ऑन पिकॉक हो, बढ़िया रचना है मित्रों मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा बनाया जाता है। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी एक अच्छी कलाकार रही। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कश्मीरी चित्रकार हैं, नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, GM शेख हैं, के हब्बर हैं या फिर लक्ष्मण पे हैं। मित्रों आप जानते हैं कश्मीरी चित्रकार के रूप में यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शेख का नाम आता है। तो सही जवाब GM शेख के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों शामरी, शामरी नामक वास चित्रण किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया मनु पारेख ने बनाया, नागजी पटेल ने बनाया, बद्रीनाथ आर्य या फिर सरवरी राय चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। शामरी नामक वास चित्रण किसके द्वारा बनाया जाता है मित्रों? तो सही जवाब जो बनेगा वो बद्रीनाथ आर्य बनेगा, क्योंकि प्रख्यात जो है वास चित्रकार बद्रीनाथ आर्य है। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कब्र खोदने वाला, कब्र खोदने वाला पूछे, चाहे आपसे पूछे गिरगिट और तितली। मित्रों कब्र खोदने वाला या गिरगिट और तितली जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है? तो नाम दिया गया ए रामचंद्रन ने बनाया है, लतिका कट ने बनाया, सुधीर रंजन पटवर्धन के द्वारा बनाया जाता है या फिर जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है। मित्रों आप जानते हैं कब्र खोदने वाली बढ़िया रचना है और इसको जो है उकेरा गया है ए रामचंद्रन के द्वारा। तो गिरगिट और तितली को भी ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मित्रों 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता में कौन सा कलाकार का निधन हो गया? नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, विकास भट्टाचार्य जी, रवि वर्मा या फिर गणेश पाइन। मित्रों आप जानते हैं कि 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में एक अच्छा कलाकार जो है दिवंगत हो जाता है। कलाकार का नाम विकास भट्टाचार्य होता है। तो सही जवाब जो बनता है वो सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 2 मैन इन बनारस पेंटिंग, ये 2 मैन इन बनारस पेंटिंग जो है कितने करोड़ में बिकी है, जो भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई जा रही है? आपसे नाम दिया गया 2 मैन इन बनारस पेंटिंग 5.06 करोड़ में बिकी, 60.59 करोड़ में बिकी, 22.39 करोड़ में बिकी या फिर 19.17 करोड़ में बिकती है। मित्रों 2 वुमेन इन बनारस पेंटिंग बढ़िया रचना है, भूपेन खक्कर यानी खक्करदा के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब जो बनेगा वो 22.39 करोड़ में बिकेगा। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कव्वल कृष्ण का निधन हुआ, कव्वल कृष्ण का निधन हुआ। नाम दिया गया 1999, 1969, 1900 या फिर 1993। मित्रों आपको बताना है कव्वल कृष्ण का निधन कब होता है? तो 1993 के आसपास इनका निधन होता है। सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। पूछा जा रहा है पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? नाम दिया गया गुरचरण सिंह, SG राव, नंदलाल बोस या फिर कव्वल कृष्ण। पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? नाम दिया गया मित्रों सभी आप जानते हैं एक जो है ब्लू पॉटरी के लिए बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, दिल्ली ब्लू पॉटरी को बहुत आगे ले जाते हैं, नाम होता है गुरचरण सिंह। तो सही जवाब आपका गुरचरण सिंह के साथ आंसर्स देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि 16 दिसंबर 1941 को पंजाब के धुरी शहर, कौन सा शहर, धुरी शहर में किस कलाकार का जन्म होता है? नाम दिया गया ज्योत्सना भट्ट, मंजीत बाबा, समीर मंडल या फिर ध्रुव मिस्त्री। मित्रों, धुरी शहर में जो जन्म होगा वो होगा मंजीत बाबा का। तो सही जवाब आपको मंजीत बाबा के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा गया 1 मई 1970। 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में किस मूर्धन्य चित्रकार का जन्म हुआ? अवधेश मिश्रा, मनु पारेख, एन टैगोर, मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया। 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में कौन सा मूर्धन्य कलाकार का जो है जन्म होता है? मित्रों, अगर जन्म की बात आती है तो डॉक्टर अवधेश आते हैं। सही जवाब अवधेश मिश्र आएंगे। इज द राइट आंसर बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। पूछा गया दक्षिण भारत में जिप्सी ये किसकी अद्वितीय कृति होती है? मतलब दक्षिण भारत की जिप्सी जो है मकबूल खुदा हुसैन ने बनाई, राजा रवि वर्मा ने बनाई, एन टैगोर की है या फिर रामचंद्रन की है? आपको बताना है। दक्षिण भारत की जिप्सी जैसी बढ़िया रचना के लिए राजा रवि वर्मा काम करते हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना। सही जवाब सी के साथ लगाना। याद रखना, साधु और मेनका रचना इनकी बहुत अच्छी है। पंछी हंस इनकी रचना बहुत अच्छी है। पंछी झाड़ती हुई आपकी महिला बहुत अच्छी रचना है। ये सब रचनाएं, इंद्रजीत का विजय हो बहुत अच्छी रचना मानी जाती है रवि वर्मा की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन से आपसे 10 नंबर पूछ रहा है, मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं। नाम दिया गया पीवी जानकी रमन है, प्रदोष दास गुप्ता हैं, धनराज भगत हैं या फिर चिंतामणि क्या हैं? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब धनराज भगत के साथ जाएगा। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे कह रहा है मित्रों कि ओरना का भोजन, ये ओरना का भोजन बढ़िया चित्र माना जाता है। किस कलाकार ने बनाया? वॉन गॉग ने बनाया, कोर्बे ने बनाया, गार्गिन ने बनाया, फिर सेजान ने बनाया। ओरना का भोजन जैसा बढ़िया रचना आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा उकेरा जाता है? ओरना का भोजन जो बढ़िया रचना मानी जाती है, कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब जो है उसी के साथ देना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ, चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन था? नाम दिया गया मोइनेट थे, डेविन थे, कुर्बे थे या फिर गोया थे? स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का जो दरबारी चित्रकार रहा है वो गोया रहे हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ देना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों लामा मिलारेम्पा, बर्थ ऑफ फ्लाइट, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किस कलाकार ने बनाया? नाम कंवल कृष्ण का है, भूपेन खक्कर का है, देवयानी कृष्ण का है और अतुल डोंडिया का नाम दिया गया। लामा मिलारेम्पा और बर्थ ऑफ फ्लाइट जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन सा कलाकार का नाम आता है? सही जवाब कंवल कृष्ण के साथ जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया फतेहपुर सीकरी और आगरा ये दोनों के दोनों लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? ये भी हैवेल का है, मुराद का है, राल्फ फिच का है या फिर इनमें से कोई नहीं? मित्रों, फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों के दोनों जो है लंदन से बड़े हैं, ऐसा कथन जो दिया गया वो राल्फ फिच के द्वारा दिया गया। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनाइए। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार रांझा, काम, गौड़, निक्का किस कलाकार के पुत्र थे? नाम दिया गया बसावन के पुत्र, नैनसुख के पुत्र, केशव के या फिर निहाल चंद के? किसके पुत्र हैं मित्रों? तो याद रखना, रांझा हो, काम हो और गौड़, निक्का हो, ये सब के सब जो है नैनसुख के पुत्र हैं। वही नैनसुख जो गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है, गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है मित्रों राजपूत पेंटिंग लंदन, ये राजपूत पेंटिंग लंदन जो 1948 की पुस्तक है किसने लिखी थी? नाम दिया गया A.K. स्वामी ने लिखी, राय कृष्ण दास ने लिखी, वचास्पत गोरिल्ला ने लिखी या फिर कर्नल टाट के द्वारा लिखी जाती है। राजपूत पेंटिंग लंदन बढ़िया रचना मानी जाती है और वचास्पत गोरिल्ला के द्वारा लिखी जाती है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ जाएगा सर। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है कमला इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी कहाँ की है? नाम दिया गया तंजौर की है, नाथद्वारा की है, पहाड़ी की है या फिर कंपनी शैली की है? कमला और इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी जो आती है मित्रों वो नाथद्वारा शैली की आती हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कि मीरा का मेवाड़ त्याग और जो है चित्रलेखा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया J.M. महिवासी ने बनाया, शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया, ललित मोहन सेन ने बनाया या फिर राम किंकर वैज के द्वारा मीरा का मेवाड़ त्याग उकेरा गया? मित्रों, जब मीरा के मेवाड़ त्याग की बात होती है तो जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी का नाम आपको याद होना चाहिए। सही जवाब जो है वो फर्स्ट साथ जाएगा। इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों कि अनजाना सफ़र सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। चाहे सह अस्तित्व पूछ लेता, चाहे अनजाना सफ़र पूछ लेता। बढ़िया चित्र है मित्रों, रामकिंकर वैज ने बनाया, सैयद हैदर राजा ने बनाया, देवयानी कृष्ण का है या फिर असित कुमार हालदार का है। अनजाना सफ़र और सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है, तो सही जवाब असित कुमार हालदार होगा। सही जवाब डी के साथ होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये मित्रों, पूछा गया सिल्वेरार्ड ने 1907 में किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की। नाम दिया गया बेल्लारी, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। आप जानते हैं मित्रों कि सी सिल्वेरार्ड ने 1907 के आसपास जो है यूपी का बांदा में एक खोज किया था। सही जवाब जो है वो बांदा के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है कि 13 मार्च 1952 को 24 परगना बंगाल में किस कलाकार का जन्म हुआ। नाम नंदलाल का है, समीर मंडल का है, अच्युत कुमार हालदार और भारती खेर का नाम दिया गया। 24 परगना में कौन से कलाकार का जन्म हुआ है आपको ये बताना है। क्वेश्चन सभी जस्ट आपने एक बार सॉल्व किया है। सही जवाब समीर मंडल के साथ जाएगा, सही जवाब शी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों काला संगमरमर में 122 × 91.5 × 221 सेंटीमीटर की नदेश्वर प्रतिमा किस कलाकार ने बनाई। नाम दिया गया बलबीर सिंह कट ने बनाई, सरवरी राय चौधरी ने बनाई, के हब्बार ने बनाई या फिर नित्यानंद महापात्रा के द्वारा नदेश्वर की काला संगमरमर में इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई। सही जवाब होगा बलबीर सिंह कट ने बनाई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सिलेंडर सील का संबंध है। नाम दिया गया मिस्र की कला से, भारतीय कला से, मेसोपोटामिया कला से या फिर ईरान की कला से। सिलेंडर सील की जब बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं सिलेंडर सील का जो संबंध होता है मेसोपोटामिया की कला से होता है। सही जवाब हम लोग बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर है, कह रहा है 30 मार्च 1946 को 1946 को फ्रांसीसी गोया का जन्म किस देश में हुआ। जर्मनी में, भारत में, पेरिस में या फिर स्पेन में। फ्रांसिस गोया का जन्म 30 मार्च 1746 को फ्रांसिस गोया का जन्म कहाँ पे हुआ। सही जवाब स्पेन के साथ जाएगा, सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कलाकार कला अध्ययन के लिए घर में लाशें रखता था। नाम दिया गया ताओदारो जेरिको, गोया, टर्नर या फिर कांस्टेबल। कौन सा कलाकार ऐसा रहा है जो घर में कला के अध्ययन के लिए लाशें रख लेता था, मरी हुई जो है शरीर को। नाम दिया गया ताओदोर जेरिको ऐसा काम करता था, लाश रख करके उस पर कला का अध्ययन करता था। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में मोंगिस फ्रांस में किस कलाकार का निधन हो गया। मोंगिस फ्रांस में कौन सा कलाकार, सल्वाडोर डाली का, पिकासो का, जिमडाइन का या फिर टर्नर का। कौन सा कलाकार 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की आयु में शांत हो जाता है। सही जवाब पाब्लो रूई पिकासो का होगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर आप लगाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने को किसका काम रहा। मीरा मुखर्जी का, चिंतामणिकर का, सोमनाथ होर का या फिर इनमें से कोई नहीं। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने का काम किसका रहा है। तो सफ़ेद पर सफ़ेद जैसी बढ़िया श्रृंखला जो तैयार की गई मित्रों, उस पर जो काम किया गया वो सोमनाथ होर के द्वारा किया गया। सही जवाब सोमनाथ होर के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया। नाम मंजीत बाबा का है, राइफल का है, मास्टर मोशाय का या फिर पीएन चोयल का नाम दिया गया। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर जो श्रृंखला तैयार की गई मित्रों वो परमानंद चोयल के द्वारा तैयार की गई। तो सही जवाब जो बनाइए वो आप डी के साथ बनाइए, डी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए रामचंद्रन के जापानी गुरु का नाम बताओ। फूको अकीनो रहे, श्वेरा रहे, डाली रहे या फिर रेजेंटो रहे। आप जानते हैं ए रामचंद्रन के जो जापानी कला गुरु रहे हैं उनका नाम फूको अकीनो रहा। तो सही जवाब फूको अकीनो के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा बढ़िया रचना है, किसने। नीरज मजुमदार ने बनाया, वान गॉग ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया या फिर भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है। तो मित्रों जब आप सही से देखेंगे तो कलकत्ता की सड़क पे विश्राम करता सपेरा जो बनाया जाता है भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है एक ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है। नाम दिया गया प्रयाग झा ने बनाई, बीसी दूसी ने बनाई,
प्रदोष दास गुप्ता या फिर तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया। एक ब्राइड की अगर बात होती है मित्रों, प्रदोष दास गुप्ता के साथ आंसर जाएगा आपका बी के साथ आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया पहली भारतीय कलाकार जिसके कार्यों को 1986 में सिडनी बियनेला में प्रदर्शित किया गया था। नाम का बालकृष्ण का है, जितेंद्र नाथ बनर्जी का है, समीर मंडल का है, मृणालिनी मुखर्जी का भी दिया गया। 1986 में सिडनी बियनेले में प्रदर्शित किया गया हो, पहला भारतीय कलाकार हो, उसके कार्यों को कहाँ पे ऐसा दर्शाया गया। तो मित्रों उस कलाकार का नाम मृणालिनी मुखर्जी होता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है, सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि विजय स्तंभ जो 122 फीट लंबा है, इसका वास्तुकार कौन था। जैता थे, हामिद लाहौरी थे, मंसूर थे या फिर लुटियंस थे। मित्रों विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, इसका जो वास्तुकार होता है जैता होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया में किसने चित्रित किया। नंदलाल ने, डीपी रायचौधरी ने, राजीव लोचन ने या फिर रामेंद्र नाथ ने। द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन जैसी बढ़िया रचना राजीव लोचन के द्वारा बनाई गई है, याद रखना मिक्स्ड मीडियम में है। तो सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थापित है। नाम दिया गया गोवा में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर पटना में। भारत का पहला जो पतंग संग्रहालय मित्रों वो आपका गुजरात वाला बेल्ट आता है, सही जवाब अहमदाबाद होगा, सी के साथ आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर आप लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा है हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है। नाम दिया गया कला समीक्षक, मूर्तिकार, राजनेता या फिर चित्रकार। हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है। तो हेमंत शेष जो है कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा, ए के साथ आंसर सहेजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड है, इसके चित्रकार कौन है। मदन लाल नागर है, रामचंद्रन है, कृपाल सिंह है या फिर जतिन दास। ग्रीन लोटस पॉन्ड की अगर बात होती है, ग्रीन लोटस पॉन्ड बढ़िया रचना है, ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। नाम दिया गया रस्किन, हार्वर्ड रीड, शैली या फिर सतपथ। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन किसका है मित्रों। तो ऐसा जो है कहा जाता है शैली में, सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। नाम दिया गया सीमेंट का, संगमरमर का, लकड़ी का या फिर रंग का। मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया गया। तो वस्तु का जो नाम आता है वो संगमरमर का आता है, सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है मित्रों किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाया। नाम दिया गया बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर कंपनी में। कौन सी शैली में सबसे ज़्यादा मुसलमान चित्रकारों ने काम किया। तो आपका बीकानेर शैली होता है, सही जवाब आपका बी के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है कि पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ। नाम दिया गया खजुराहो का, महाबलीपुरम का, एल्लोरा का या फिर लिंगराज मंदिर का। पल्लव कला में जो है महाबलीपुरम, हाँ बिल्कुल पल्लव कला का जो विकास आता है वो महाबलीपुरम में खूब ज़्यादा हुआ, यानी पल्लव कला का विकास यानी पल्लव काल महाबलीपुरम को खूब ज़्यादा विकसित करने के लिए आगे बढ़ा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया यूपी में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जिसमें एम.एफ. हुसैन का कोर्स शुरू किया गया। नाम दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसा काम जो किया गया मित्रों एम.एफ. हुसैन का कोर्स तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया, सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा जा रहा है मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण। कुमारियों का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है। नाम दिया गया पिकासो का है, राइफल का है, विंची का है या फिर आंद्रिया आर्केना का है। मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण आपसे पूछा गया कुमारियों का सिंहासनारोहण चित्र किसका है। आंद्रिया आर्केना का नाम आना चाहिए, सही जवाब डी के साथ जाना चाहिए, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों कानून राम शर्मा किस कलाकार के आरंभिक शिक्षा गुरु रहे, यानी आरंभिक शिक्षा के गुरु रहे। नाम दिया गया कृष्ण रेड्डी के गुरु रहे कानून राम शर्मा, परमानंद चोयल के रहे, मंजीत बाबा के रहे या फिर भुवेन खक्कर के रहे। कानून राम शर्मा की अगर बात होती है मित्रों आप जानते हैं कानून राम शर्मा परमानंद चोयल के कला गुरु रहे, सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों मोटी और नाटी मानवाकृति की शैली की विशेषता है। नाम दिया गया किशनगढ़ की, अजंता की, बूंदी की या फिर मेवाड़ की। मोटी और नाटी मानवाकृतियाँ जैसे आती हैं आप लोग मेवाड़ के साथ आंसर लगाते हैं, सही जवाब डी के साथ बनाते हैं, डी इज द राइट आंसर होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा। नाम दिया गया जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर ईसाई धर्म रहा। पाल शैली की अगर बात होती है बंगाल वाला होता है, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़ाव रहा है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों कल्याण सुंदरम मूर्ति जो शिव और पार्वती के दाम्पत्य युग में दर्शाया गया कहाँ स्थित है। एलिफेंटा में, बाग में, लोरा में या फिर अजंता में। कल्याण सुंदरम वाली मूर्ति आप जानते हैं मित्रों धारापुर एलिफेंटा में है, तो सही जवाब आपके फर्स्ट आ जाएगा, इस द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफाओं में आरंभ होता है। नाम दिया गया अजंता में, बादामी में, जोगीमारा में या फिर बाग में। भित्ति चित्रों का जो निर्माण है मित्रों सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है। सही जवाब आपका जोगीमारा बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, तो 20 द राइट आंसर्स लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया नौलखा मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया। नाम दिया गया सोलंकी, सातवाहन, मौर्य और शुंग का नाम दिया गया। नौलखा मंदिर की बात होती है 9 लाख रुपए में तैयार होता है। सही जवाब सोलंकी शासक के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों हाशिया बना करके चित्रण करना किस शैली का प्रभाव रहा है। नाम राजपूत शैली का है, जैव शैली का है, फारसी शैली का है, फिर इनमें से कोई नहीं। हाशिया बना करके चित्रण करना कौन सी शैली की विशेषता रही है। सही जवाब आपकी फारसी शैली होगा। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, 20 द राइट आंसर्स हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है मित्रों द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है। नाम दिया गया ए.के. स्वामी है, हेनरी मूर है, कार्ल खांडलावाला है या फिर स्टेला कैम्ब्रिज है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जैसी बढ़िया रचना कार्ल खांडलावाले की है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाना होगा, 20 द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों आपसे पूछ रहा है भारत भवन कहाँ अवस्थित है। नाम दिया गया बनारस में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, फिर नई दिल्ली में है। भारत भवन की अगर बात होती है मित्रों आप जानते हैं भारत भवन भोपाल में है, जबकि भारत कला भवन जब जुड़ जाता है तो बनारस में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। सम्रांगण, सूत्रधार, हर्षचरित, चित्र सूत्र या फिर चित्रलक्षणम। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। नग्नजीत ने जो ग्रंथ लिखा मित्रों उसका नाम चित्रलक्षणम होता है। सही जवाब डी के साथ लगेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र कौन सा प्रतीक बताता है। मौन का, निरंतर गति का, मध्य गति का या फिर अस्थायी भाव का। अगर चक्र की बात आती है मित्रों तो चक्र आप जानते हैं 24 तीरियों से बना हुआ है, नीले रंग का है और ये आपका निरंतर गति दर्शाता है। सही जवाब सी के साथ बनाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लाजवर्द यानी लापिस लाजुरी रंग क्या होता है। नाम दिया गया प्रखर लाल है, चमकीला हरा है, तीव्र नीला है, फिर मटमैला लाल है। लाजवर्द या फिर लापिस लाजुरी की अगर बात होती है सही जवाब आपका तीव्र नीला बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े। नाम दिया गया बॉम्बे ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से, पैक से या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार कौन सी संस्था से जुड़ते हैं, उस कलाकार का जो नाम होता है वो मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ ज़्यादातर जुड़ते हैं, तो सही जवाब आपका दिल्ली शिल्पी चक्र होगा। सी के साथ आंसर जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर पूछा जा रहा है। दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक थे। नाम दिया गया सतीश गुजराल, के हब्बार, एन एस बेंद्रे या फिर भीशी सान्याल। मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र की अगर बात होती है आप जानते हैं भावेश सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया, तो सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दादाबाद का दादा शब्द चुना गया है। नाम दिया गया जॉन केस्टो के द्वारा, लिंडसे ग्राहम के द्वारा, ट्रांस जारा के द्वारा या फिर फ्राइड कोहला के द्वारा। मित्रों आप जानते हैं दादाबाद में जो दादा शब्द आता है उसका जो यूज किया जाता है वो ट्रांस जारा के द्वारा किया जाता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। नाम दिया गया एन एस गोयतांडे हैं, सायंती देवे हैं, के एस कुलकर्णी है या फिर राघव कनेरिया है। बैल के चित्रकार आपको बताना है मित्रों, बैल के चित्रकार के एस कुलकर्णी है, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। नाम दिया गया बाबर का, जहांगीर का, अकबर का या फिर शाहजहां का। मुगलिया चित्रकला का स्वर्ण युग आपसे पूछा गया। चित्रकला का स्वर्ण युग आप जानते हैं मित्रों जहांगीर का काल होता है, तो सही जवाब जो बनेगा वो जहांगीर के साथ बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है, जैक्सन पोलार। कह रहा है मित्रों जैक्सन पोलार का जन्म 28 जनवरी रात को अमेरिका के कोडी शहर में हुआ था। नाम दिया गया 1937 में, 1899 में, 1912 में या फिर 1950 में। जब जैक्सन पोलार की बात आती है मित्रों 1912 आंसर बनता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। नाम दिया गया तान होता है, रंग होता है, वस्तु होता है, फिर वातावरण और प्रकाश होता है। जब प्रभाववाद की बात आती है मित्रों तो प्रभाववादी चित्रकार जो काम करते हैं वो वातावरण और प्रकाश पे करते हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मिर्जा नसीरुद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम डाट से जाना जाता है, हुमायूं से, जहांगीर से, शाहजहां से या फिर अकबर से। सलीम शब्द दिया गया मित्रों, आप जानते हैं सलीम वही जो चित्रकला का स्वर्ण युग होता है यानी जहांगीर का होता है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अल्तामीरा की गुफाएं किस जानवरों के चित्रों से अधिक दिखाई पड़ती हैं? नाम दिया गया बैल से, भालू से, हाथी से या फिर जंगली भैंसा से। अल्तामीरा की गुफाओं में जो सबसे ज़्यादा दृश्य दिखाई देता है मित्रों वो जंगली भैंसा का दिखाई देता है, जिसे बाइसन भी कहा जाता है। कई जगह आपको बाइसन नाम दिखाई देगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? नाम दिया गया पाषाण शिल्प में, ताम्रमोहर में, भित्ति चित्र में या फिर टेराकोटा शिल्पी में। बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदड़ो में किस रूप में दिखाई देती है? तो वो आपका टेराकोटा शिल्पी होता है। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है? नाम देगा प्रागैतिहासिक है, अभ्रंश शैली है, जनता शैली या फिर बंगाल शैली। राजस्थानी चित्र का जो मूल स्रोत माना जाता है मित्रों वो आपका माना जाता है अभ्रंश शैली, तो सही जवाब बनेगा सी के साथ, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया मित्रों बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नाम दिया गया पंजाब में है, राजस्थान में है, मुंबई में है, फिर दिल्ली में। बसोहली के चित्र कौन से संग्रहालय में दिखाई देते हैं मित्रों? तो संग्रहालय आपका पंजाब का होता है। सही जवाब आपका फर्स्ट आ जाएगा। यही बसोहली जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, याद रखना है, लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों जानवा नाइक, जानवा नाइक किस कलात्मक कला के कलाकार रहे हैं? पुनर्जागरण काल के, प्रभाववाद के, व्यंजटाइन के या फिर घनवाद के। जानवा नाइक की अगर बात होती है मित्रों आप सही जवाब जाते हैं। सही जवाब आ रहा है पुनर्जागरण काल और एकदम सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मित्रों किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली के चित्र बनाए? नाम दिया गया नंदलाल बोस बनाए, रामगोपाल विजयवर्गीय बनाए, केन मजूमदार बनाया या फिर राजा रवि वर्मा बनाए। कौन सा भारतीय कलाकार है जिसने भारतीय विषयों पर यूरोपीय चित्रण की शैली में काम किया? तो सही जवाब आपका राजा रवि वर्मा होगा। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। कह रहा है चित्रण की दृष्टि प्रभाव का महत्व देना है, अंतराल, अंकन, प्रभाविता या फिर एकता। दृष्टि प्रभाव, चित्रण की दृष्टि से दृष्टि प्रभाव कैसे आता है? प्रभाविता से आता है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है झरनावास तकनीकी। आपसे पूछा जा रहा है क्या झरना, ये वास तकनीकी बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया अवतार सिंह पवार ने बनाया, अशोक गौड़ ने बनाया, फिर अजय सागरा या फिर सोमनाथ और के द्वारा बनाया गया। झरना और बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना अवतार सिंह पवार के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब अवतार सिंह पवार लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 23 अप्रैल को, 27 मार्च को या फिर 21 नवंबर को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? सही जवाब 23 अप्रैल होगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाया? सतीश गुजराल ने, गणेश फाइन ने, अकबर पदमसी या फिर लक्ष्मण पे। आपको बताना है डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। सही जवाब बनता है सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मैना और नारी, मैना और नारी का चित्रण किस काल का है? नाम दिया गया बीजापुर का है, कंपनी का है, गोलकुंडा का है, फिर अहमदनगर का है। मैना और नारी जैसा बढ़िया चित्र आपसे पूछा गया, तो गोलकुंडा के लिए आंसर्स लगाना, 20 द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बिरह व्याकुल रानी, बिरह व्याकुल रानी नंद की कथा जैसा प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 16वीं, 26वीं, 11वीं या फिर दूसरी। मित्रों बिरह व्याकुल रानी का चित्र जो है वो अजंता में है। अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं 11वीं नंबर गुफा में आपकी बिरह व्याकुल नारी का चित्र दिखाई देता है, तो सही जवाब वी के साथ लगाइए, वी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कह रहा है लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद जैसे प्रसिद्ध कलाकार कौन सी शैली के हैं? कांगड़ा के, कोटा के, गुलेर के या फिर जयपुर के। तो लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद जैसे बढ़िया कलाकार जो माने जाते हैं ये सब कोटा शैली के बढ़िया कलाकार हैं। सही जवाब कोटा शैली लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों मुगल स्थापत्य का संस्थापक यानी जन्मदाता कौन था? नाम दिया गया हुमायूं थे, औरंगजेब थे, शाहजहां थे या फिर बाबर थे। मुगल स्थापत्य का संस्थापक आपसे पूछा गया, सही जवाब आपको बाबर के साथ देना है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार था बसावन, दसवंत, केशव या फिर नाना। अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार कौन था मित्रों? सही जवाब बनेगा वो केशव के साथ बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपसे पूछा जा रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एर्नी ओर्नो को दिया गया, डेविड जूलियस को दिया गया, मारिया शेरेशा को दिया गया या फिर अशोक भौमिक को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं एर्नी ओर्नो को दिया गया। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि गजेंद्र मोक्ष का अंकन एलोरा की कौन सी गुफा में है? नाम दिया गया 10वीं में है, 16वीं में है, 15वीं में है या फिर 29वीं में है। गजेंद्र मोक्ष का अंकन आपको एलोरा में कहाँ दिखाई देता है? सही जवाब बनता है 15वीं गुफा में दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा।